नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने लास्ट जो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 7वां चैप्टर अपना ये फर्स्ट फिजिक्स का 7वां चैप्टर है ये, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ठीक है। कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये अपना चैप्टर का नाम है 7वें चैप्टर का। कुल मिलाकर के आप लोग दर्द पिंड चैप्टर का नाम भी मान सकते हो। दर्द पिंड मतलब ये अपनी टोटल जो चैप्टर है ये दर्द पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर इस चैप्टर का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ठीक है। और अगर अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से इसे देखें इस चैप्टर को, तो जब आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम होती थी उस अर्धवार्षिक एग्जाम के बाद में ये दो चैप्टर जो है वो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए अपने पढ़ते थे। एक तो ये चैप्टर और एक इसके साथ जो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आता है वो चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स को अपने वार्षिक जो एग्जाम होता था उसके लिए पढ़ते थे, ठीक है। अभी अपने इसे देख रहे हैं क्योंकि अपने पिछले चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कणों के निकाय तथा घूर्णी गति ये अपना चैप्टर है। इसके अंदर अपने कणों के निकाय देखेंगे और घूर्णी गति जो है उस घूर्णी गति के बारे में देखेंगे, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण वगैरह जो है वो अलग अलग पिंडों का हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपना जो टॉपिक आता है वो आता है दर्द पिंड, ठीक है। सबसे पहले जो इसके अंदर अपना टॉपिक आता है वो आता है दर्द पिंड। ये क्या है अपने पास में दर्द पिंड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि जो दर्द पिंड होता है इस दर्द पिंड का मतलब क्या होता है। दर्द पिंड का मतलब होता है यदि किसी कण पर या किसी पिंड पर, जैसे अपने पास में कोई एक पिंड है या कोई एक कण है, ठीक है। अपने कण नहीं लेंगे, कणों का निकाय लेंगे क्योंकि तभी अपने इसकी परिभाषा लिख सकेंगे। तो इसलिए अपने क्या लेंगे, कोई एक पिंड लेंगे और यदि इस पिंड पर अपने क्या करें, बाह्य बल आरोपित करें। इस पिंड पर क्या किया जाए, बाह्य बल आरोपित किया जाए, या फिर आप लोग ये बोलो कि बाह्य बल आघूर्ण जो है वो आरोपित किया जाए, ठीक है। अपने चाहे बाह्य बल या बल आघूर्ण जो है इसका परिमाण कितना ही बढ़ा लें, इसके कण जो है उनकी स्थिति जो है, इसके अंदर जो कण है पिंड के अंदर उन कणों की स्थिति, पिंड के अंदर कणों की स्थिति, पिंड के अंदर कणों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। यदि अपने क्या करें, कोई एक पिंड ले और उस पिंड पर क्या किया जाए, बाह्य बल या बल आघूर्ण आरोपित किया जाए। बाह्य बल या बल आघूर्ण आरोपित करने पर पिंड के कण जो है उन कणों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष यदि क्या रहती है, नियत रहती है, बदलती नहीं है, अपरिवर्तनशील रहती है, तो उस पिंड को अपने किस नाम से जानते हैं, उस पिंड को अपने जानते हैं दर्द पिंड के नाम से, ठीक है। उस पिंड को अपने किस नाम से जानते हैं, दर्द पिंड के नाम से जानते हैं। आपको मैं सामान्य शब्दों में ये बताता हूँ, जैसे ये मान करके चलो कि ये आपके पास में कोई एक पिंड है। इस पिंड के अंदर ये कण है ए, बी और सी, ठीक है। इनके मध्य दूरी x मानी, इसके अंदर y मानी और इसके अंदर अपने क्या मानी, z मानी, ठीक है। ये एक पिंड है, पिंड के अंदर ये तीन अपने क्या है, कण है और इन कणों के मध्य क्या है, अपनी दूरी है। आप लोग क्या करो, इस पर बल लगाओ। आपने क्या किया, F बल या टो बल आघूर्ण आपने क्या किया, इस पर आरोपित किया। दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ आपने क्या किया, यहाँ पर आरोपित किए। यदि आप लोग ऐसा करो और बल लगाने के बाद में भी देखो कि जो पिंड है उस पिंड के कण जो है, जैसे ए, बी और सी कण जो है इनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना आए, जहाँ x जो दूरी है वो x रहे, y दूरी y रहे और z दूरी जो है वो z ही बनी रहे। यानी आपने बाहर से बल लगाया परंतु कण जो है वो अपनी स्थिति से नहीं ले, उसी पोजीशन पर वो रुके हुए हैं, तो ऐसा पिंड जो है वो क्या कहलाता है, अपना दर्द पिंड कहलाता है, ठीक है। एक आदर्श दर्द पिंड जो होता है, आदर्श दर्द पिंड, ये उस आदर्श दर्द पिंड की बात है,
ठीक है। जो आदर्श दृढ़ पिंड होता है उस पर आप लोग कितना ही बल आरोपित करो, उसके कण जो है उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है अपने प्रेक्षित नहीं होता है। ये पिंड क्या कहलाता है? अपने दृढ़ पिंड कहलाता है। पर आप लोग हमेशा जानते हो जैसे अपने आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता, आदर्श गैस नहीं होती, आदर्श अपने सिचुएशंस नहीं होती है, ठीक है, घर्षण रहितता अपने नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पिंड जो है, कोई भी पिंड जो है वो क्या नहीं होता है? आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है। आई बात सुन ले, अपने कितने पिंड ले, कोई भी पिंड जो है वो क्या नहीं होता है? आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है। सामान्य जो अपने पास में पिंड होते हैं उन पर यदि आप लोग क्या करो, बल आरोपित करो, तो बल के एक निश्चित परिमाण के बाद में कण जो होते हैं उनकी स्थिति में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे ये मान करके चलो, मार्कर जो है अपने पास में ये एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है। यदि मैं इस पर बल आरोपित करता हूँ, इसे जोर से दबाने की कोशिश करता हूं तो ये नहीं दब पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक अपने इतना बल आरोपित नहीं किया है कि इसके कण जो है उनकी स्थिति में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। परंतु बल की एक सीमा के बाद, जैसे कोई प्लास वगैरह लेकर के इसे मैं काफ़ी जोर से दबाऊं, बल का मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूं, तो एक सिचुएशन के बाद इसके कण जो है वो भी जगह बदल लेगी, ये टूट जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अन्य पिंडों के साथ में भी होती है। जैसे यदि ये बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड जब आपके सामने, इसको यदि मैं मान करके चलूँ कि ये पिंड क्या है? दृढ़ पिंड है, तो आपको पता है कि इसे मैं दबाऊं तो हाथ से नहीं दबा पाऊंगा, पर बल की एक निश्चित सीमा के बाद में इसके कण भी जो है वो भी क्या हो सकते हैं? अपनी स्थिति जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। एक स्थिति के बाद ये भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सामान्य अपने क्या है? कोई भी पिंड जो है वो क्या नहीं होता है? आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है। एक सामान्य स्थिति के बाद में जो अपने वस्तु है उसके कणों की स्थिति को अपने परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लोहा है, अपने ये मान करके चलें भी लोहा जो है उसके जो कण है उनको अपने नहीं बदल सकते, पर आपको पता है उसको भी पिघलाया जाता है। उसके जो कण है उनको, उनके मध्य भी दूरी जो है उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। बल्कि एक निश्चित सीमा के बाद में कोई भी पिंड हो उसके कणों की स्थिति आप लोग क्या कर दोगे? परिवर्तित कर दोगे। एक बात सुन में, तो यहाँ से अपने पता चलता है कि कोई भी पिंड जो है वो आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है। परंतु अपने सामान्य अध्ययन के लिए जो ठोस वस्तुएं होती है उनको लगभग क्या कर लेते हैं? उनको मान लेते हैं कि ये अपने पास में क्या है? दृढ़ पिंड है, ठीक है, अपने मान लेते हैं। परंतु वो भी क्या नहीं है? आदर्श दृढ़ पिंड नहीं है, क्योंकि उन पर भी बल की एक निश्चित सीमा के बाद अपने क्या कर सकते हैं? कणों की स्थितियां जो है उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या है? दृढ़ पिंड है, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दृढ़ पिंड जो है उनमें कितने प्रकार की गतियां जो है वो संभव हो सकती है। हमारे पास में जो दृढ़ पिंड है, इन दृढ़ पिंडों में कितने प्रकार की गति संभव हो सकती है? तो दृढ़ पिंडों में अपने 3 प्रकार की गति जो है वो संभव हो सकती है, ठीक है। दृढ़ पिंडों में 3 प्रकार की गति जो है संभव हो सकती है। जो दृढ़ पिंड है अपने पास में, दृढ़ पिंड में 3 प्रकार की गति, 3 प्रकार की गति संभव हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो आती है स्थानांतरण गति, एक तो क्या आती है? स्थानांतरण गति। दूसरी आती है आपके पास में घूर्णी गति, एक स्थानांतरण गति, दूसरी आती है घूर्णी गति, और तीसरी अपनी इसके अंदर आती है लोटनी या लोटनिक गति। लोटनी या लोटनिक गति, या तो आप लोग लोटनिक बोलोगे या क्या बोलोगे? लोटनी गति बोलोगे, ठीक है। रोलिंग मोशन, अपने जो वस्तुएं लुढ़कती है वो किस प्रकार की गति होती है? लोटनिक गति होती है। तो दृढ़ पिंड जो होता है उसमें कितने प्रकार की गति संभव है? 3 प्रकार की गति संभव है। एक तो स्थानांतरण गति हो सकती है, घूर्णी गति हो सकती है, और लोटनी गति जो है वो भी संभव है, ठीक है। जैसे ये आपके पास में मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर आपको दिख रहा है। मैं यदि इसे यहाँ से आगे लेकर के जाऊँ, देखना मैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, इसे घुमा नहीं रहा हूँ, इसे घुमा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, घुमा नहीं रहा हूँ। इस सिचुएशन से मैं इसे पकड़ता हूँ और सिर्फ क्या करता हूँ? इसे आगे लेकर के जाता हूँ, ये सीधा क्या करे? आगे की ओर जाए, ठीक है। वो जो इसकी गति होती है वो क्या होती है? इसकी स्थानांतरण गति होती है। एक एक को पढ़ेंगे अपने। घूर्णी गति जो है इसमें क्या होगा? ये मार्कर अपनी जगह क्या करता जाएगा? लगातार गोल गोल घूमता जाएगा। तो ये इसकी कौन सी गति आएगी? घूर्णी गति आएगी। लोटनी गति में क्या होगा? लोटनी गति में ये इस तरीके से लुढ़कता हुआ क्या करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि लोटनी गति जो है उसमें स्थानांतरण गति भी होती है और घूर्णी गति भी होती है। अब अपने तीनों गति जो है इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं, और सबसे पहले अपने इसमें लेते हैं स्थानांतरण गति को। सबसे पहले जो इसके अंदर अपने गति आती है वो आती है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति
सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास में कौन सी गति आती है, स्थानांतरण गति आती है। स्थानांतरण गति के अंदर क्या होता है, स्थानांतरण गति के अंदर पिंड का प्रत्येक कण, स्थानांतरण गति के अंदर क्या होता है, पिंड जो है उसका प्रत्येक कण जो है वो प्रत्येक क्षण जो है उस पर समान वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, किसी क्षण विशेष के लिए आप लोग यदि बात करो तो किसी क्षण विशेष पर दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण जो है वो क्या करता है, समान वेग से गति करता है। आप लोग क्या लिखोगे कि इस गति में क्षण विशेष पर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो गति होगी इसके अंदर आपका दृढ़ पिंड जो है, स्थानांतरण गति में दृढ़ पिंड जो है वो क्षण विशेष पर उस दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, क्षण विशेष पर प्रत्येक कण समान वेग से क्या करे, यदि गति करे तो इस प्रकार की गति जो है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की गति को अपने स्थानांतरण गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अपने पास में इस प्रकार की गति होती है, स्थानांतरण गति होती है, इसमें जो हमारे पास में दृढ़ पिंड है उसका क्षण विशेष पर पिंड का प्रत्येक कण जो है, अपने पास में जो पिंड है उस पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, ये किस प्रकार की गति है, स्थानांतरण गति है। और स्थानांतरण के अंदर भी आप लोग बोल सकते हो ये शुद्ध स्थानांतरण गति है। किस तरीके की गति है, ये शुद्ध स्थानांतरण गति है। शुद्ध स्थानांतरण गति का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ कण जो है वो किस प्रकार की गति करते हैं, इसमें स्थानांतरण गति करते हैं। ठीक है, तो पिंड जो है वो ना तो आपका यहाँ पर लौटनी गति करेगा ना ही घूर्णी गति करेगा, सिर्फ किस प्रकार की गति करेगा, वो स्थानांतरण गति करेगा। तो वो कौन सी गति होगी, आपकी शुद्ध स्थानांतरण गति होगी। ठीक है, इसके अंदर और देखिए क्या होता है, आपका जो दृढ़ पिंड इसके अंदर है वो दृढ़ पिंड, उस दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण क्या कर रहा है, समान वेग से गति कर रहा है। यदि दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से गति करेगा तो आपको पता है कि प्रत्येक कण समान वेग से गति करने का मतलब हो गया कि सभी कण जो है वो उसी सिचुएशन पर या उसी स्थिति पर बने रहेंगे जिस स्थिति में वो पहले थे। तो इस प्रकार की गति में जो दृढ़ पिंड होता है उसके आकार या आकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो प्रेक्षित नहीं होता है। यदि इसके एग्जाम्पल की आप लोग बात करो तो ये मानो कि आपके पास में कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक आपके पास में है, हो गया ये ब्लॉक, ये P1 स्थिति है इसकी, ये P2 पोजीशन है और ये इसकी कौन सी पोजीशन है, P3 पोजीशन है। तो ये जो दृढ़ पिंड आपका है इसकी 3 पोजीशन है, P1, P2 और P3। और इसे मैं बात कर लेता हूँ कि ये किसी समय T पर है और यहाँ से आप लोग क्या करते हो, इसे उठा करके ले जाते हो इसकी अन्य सिचुएशन पर, और वो सिचुएशन मान लेते हैं किस समय पर आपके पास में है, वो है T डैश समय पर। तो समय जो है वो किस प्रकार से बदल रहा है, समय T से T डैश बन रहा है। आपका कण P1 अब भी कहाँ रहेगा, P1 अब भी उसी पोजीशन पर रहेगा P1 पर, और P2 जो है वो भी अब भी वहीं रहेगा जहाँ पहले था, और P3 जो है वो भी अब भी कहाँ रहेगा, उसी पोजीशन पर रहेगा जहाँ वो पहले था। ठीक है, तो ये इनकी जो पोजीशन है ये क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे इनके मध्य यदि विस्थापन x है तो इन सभी के मध्य जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, x रहेगी। ठीक है, यानी पिंड जो है इसके अंदर प्रत्येक कण जो है पिंड का वो क्या करेगा, समान वेग से गति करेगा। जितना विस्थापन P1 के अंदर है उतना ही विस्थापन P2 में आएगा और उतना ही विस्थापन किस में आएगा, P3 में आएगा। तो इस प्रकार की जो गति है इसके अंदर आपका प्रत्येक पिंड जो है वो क्या करता है, समान वेग से गति करता है। जितना विस्थापन P1 ने तय किया है उतना का उतना विस्थापन कौन तय करेगा, P2, और उतना का उतना विस्थापन कौन तय करेगा, P3 तय करेगा। जिससे आप लोग देख सकते हो आपके पास में P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश जो है T डैश पोजीशन के अंदर, T डैश समय के ऊपर, ठीक है, T डैश जो है समय है, पोजीशन नहीं है इसकी, तो T डैश समय जो है उस पर आप लोग देख रहे हो P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश। ये कण जो है ये उसी जगह है जिस जगह इस पिंड के अंदर यहाँ पर थे। ठीक है, तो जो स्थानांतरण गति हो रही है इसके अंदर कण जो है उनके मध्य दूरी जो है वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, उनकी दूरी जो है इनके मध्य वो क्या बनी रहती है, बिल्कुल समान बनी रहती है। यही बात किस पर लागू होती है,
ये बात लागू होती है यदि आप लोग क्या कर देते हो, इसे थोड़ा झुका देते हो, ठीक है। जैसे ये आपका एक क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल पर यदि आप लोग क्या कर लो, एक नत तल बना दो। ये क्षैतिज तल है और इस पर आपने क्या कर दिया, एक नत तल बना दिया। नत तल का मतलब हो गया किसी कोण के साथ झुका हुआ। तो ये यदि आप लोग इस पर नत तल बनाते हो और मान लेते हैं कि ये सिचुएशन थी पिंड की, जो टी समय था उस पर ये यहाँ था और टी डे समय पर ये यहाँ पहुंच चुका है। तो अब भी जो कण जहाँ था उसी पोजीशन पर रहेगा, उनके मध्य किसी भी प्रकार की जो चेंजेस है वो नहीं आएंगे। जैसे ये P1 है, ये क्या है P2 है और ये क्या है P3 है। तो ये जहाँ है वहीं के वहीं रहेगा। जैसे यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, P1 डैश आएगा और इस जगह क्या आएगा आपका P2 डैश आएगा और ये जो जगह है यहाँ क्या आएगा P3 डैश आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। जिस वेग से बाकी के कण गति कर रहे हैं उसी वेग से ये कण भी गति करेंगे, ठीक है। इस नत्तल पर जैसे यदि ये क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, तो जो प्रत्येक कण आपका यहाँ पर है, प्रत्येक कण क्या करेगा, v वेग से गति करेगा। P1 P2 P3 जितने भी आपके पास में कण है, प्रत्येक कण का वेग क्या होगा, v वेग होगा और प्रत्येक कण जो है वो समान दूरी से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। यानी जो आपकी स्थानांतरण गति है, इसके अंदर कण जो है, जो पिंड है, उस पिंड के सभी कण जो है वो समान वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो स्थानांतरण गति होते हैं, इसके अंदर दृढ़ पिंड के जो कण है वो क्षण विशेष पर क्या करते हैं, प्रत्येक कण जो है वो समान वेग से गति करता है। प्रत्येक कण जो है उसका वेग क्या बना रहता है, एक समान बना रहता है। यानी टी डैश माइनस टी समय की यदि अपने बात करें, इस क्षण की बात करें, टी डैश माइनस टी के बीच का जो क्षण है, इसमें P1 P2 P3 जिस वेग से P1 गति कर रहा है उसी वेग से P2 करेगा, उसी वेग से P3 करेगा। इसके अलावा जितने कण भी इसके अंदर होंगे, जैसे P4 P5 P6 P7 जितने भी कण होंगे, वो सभी के सभी कण क्या करेंगे, इसी वेग के साथ में गति करेंगे। आई बात समझ में। ये जो गति अपनी है, ये किस प्रकार की गति कहलाती है, ये गति कहलाती है स्थानांतरण गति। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं घूर्णी गति की। घूर्णी गति के अंदर देखिए क्या होता है, जो घूर्णी गति है इसमें आप लोग देखिए घूर्णी गति। घूर्णी गति के अंदर क्या होता है, पिंड जो है वो स्थानांतरण गति नहीं करेंगे। घूर्णी गति जो है उसके अंदर पिंड जो है वो किस प्रकार की गति नहीं करेंगे, स्थानांतरण गति नहीं करेंगे। इसमें कोई एक अक्ष होगा जिसको अपने किस नाम से जानेंगे, घूर्णन अक्ष के नाम से जानेंगे। उसी अक्ष के चारों ओर अपना पिंड जो है वो क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा, ठीक है। तो ये जो गति होती है ये किस प्रकार की गति होती है, इसके अंदर अपने लिखेंगे कि जब कोई दृढ़ पिंड बिना स्थानांतरण के नियत अक्ष के प्रति क्या करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। अपने क्या लिखेंगे, जब कोई दृढ़ पिंड बिना स्थानांतरण के किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करता है, तो ये जो घूर्णन होगा इसे अपने किस नाम से जानेंगे, इसे अपने शुद्ध घूर्णी गति के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसे अपने किस नाम से जानेंगे, शुद्ध घूर्णी गति के नाम से जानेंगे। शुद्ध घूर्णी गति अपने इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर किस प्रकार का विस्थापन या किस प्रकार की गति नहीं हो रही है, स्थानांतरण गति जो है वो नहीं हो रही है। अपना पिंड जो है इसमें सिर्फ किस प्रकार की गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, पिंड में स्थानांतरण गति जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। अपने पास में जो भी पिंड है वो क्या कर रहा है, एक नियत अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, लगातार घूर्णन कर रहा है। तो ये जो अपनी गति होती है, इस गति को अपने किस नाम से जानते हैं, इस गति को अपने घूर्णी गति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पिंड जिस अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, पिंड जिस अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है, जिस अक्ष के प्रति पिंड क्या कर रहा है,
जिस अक्ष के विपरीत है पिंड क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। जिस अक्ष के विपरीत है पिंड घूर्णन करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। जिस अक्ष के विपरीत पिंड क्या करता है, अपने घूर्णन करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है घूर्णन अक्ष के नाम से। ठीक है, घूर्णन गति जो होती है इसके अंदर पिंड जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों में घूर्णन करते हैं और सभी वृत्त जो है उनका केंद्र जो है उसका रेखा पथ जो होता है या बिंदु पथ जो होता है वो क्या होता है, घूर्णन अक्ष होता है। ठीक है, और घूर्णन गति जितने पिंड करते हैं उनका कोणीय वेग क्या रहता है, समान रहता है, परंतु उनका रेखीय विस्थापन जो है वो सभी का क्या आता है, अलग आता है। ठीक है, तो जैसे अपने जो परिभाषा लिखी है उस आधार पर यदि अपने डायग्राम बनाए तो अपने क्या बोला है, अपने बोला है कि जब कोई दृढ़ पिंड बिना स्थानांतरण के किसी अक्ष के विपरीत, ये अक्ष जो है वो नियत होता है, किसी नियत अक्ष के विपरीत क्या करता है, घूर्णन करता है। तो अपने ये अक्ष ले लिया और इसके विपरीत मान लेते हैं ये आपके पास में क्या है, कोई एक दृढ़ पिंड है, ये क्या कर रहा है, इसके विपरीत इस तरीके से घूर्णन गति कर रहा है। यदि इस तरीके से ये घूर्णन गति कर रहा है तो इस गति को अपने किस नाम से जानते हैं, इस गति को अपने शुद्ध घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और जिस अक्ष के विपरीत पिंड घूर्णन गति कर रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका घूर्णन अक्ष। तो आपके पास में ये जो सामने सीधी लाइन दिख रही है, इस सीधी लाइन को तो अपने किस नाम से जानेंगे, इसको तो अपने बोलेंगे घूर्णन अक्ष के नाम से। ये तो कोणीय वेग ओमेगा हो गया और ये जो आपका पिंड है ये क्या है, घूर्णन अक्ष है। इसको अपने किस नाम से जानते हैं, इसको अपने घूर्णन अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये इसका क्या है, ये इसका कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है और ये आपके पास में क्या है, दृढ़ पिंड है। ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम किसका है, दृढ़ पिंड का डायग्राम है। इसके दृढ़ पिंड के अंदर यदि अपने कण मान करके चले कि यहाँ जो कण है उसका द्रव्यमान कितना है, m1 है और त्रिज्या कितनी है, r1 है। फिर क्या करें, एक यहाँ पर भी कण मान ले, द्रव्यमान m2 मान ले, त्रिज्या r2 मान ले। इसी तरीके से एक और मान लेते हैं, फिर n1 ले लेंगे, ये m3 मान ले और ये दूरी r3 मान ले। और यहाँ जो पिंड है उसका द्रव्यमान mn और ये जो दूरी है ये क्या है, rn है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि जो घूर्णन, अपने जब घूर्णन गति की बात करते हैं तो घूर्णन गति के अंदर कोणीय वेग जो होता है वो सभी का क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, कोणीय वेग सभी का ओमेगा जो है वो एकांक समय के अंदर जो कोणीय वेग होता है वो क्या रहेगा, सभी का समान रहेगा, परंतु रेखीय वेग जो है वो सभी का क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, यहाँ से यदि अपने देखें इनकी बात करें तो ये इस तरीके की जो हमने घूर्णन गति बनाई है ये इसका बिंदु पथ हो गया, ये इसका बिंदु पथ हो गया। ठीक है, इसके लिए जगह बची नहीं है, यहाँ देखिए। तो ये दृढ़ पिंड अपना क्या कर रहा है, इस तरीके से घूर्णन गति कर रहा है। तो ये जितने वर्त बन रहे हैं, जैसे ये आपके पास में वर्त बन रहा है, इस वर्त के जैसे अगर आप लोग देखो तो इसका केंद्र O1 है, इसका केंद्र O2 है, इसका केंद्र O3 है और इसका केंद्र क्या है, ON है। तो इन सभी जो केंद्र है, इन सभी का यदि बिंदु पथ देखा जाए, जितने वर्त आपके पास में बन रहे थे उन सभी वर्तों का यदि क्या देखा जाए, बिंदु पथ देखा जाए, यहाँ यदि O1, O2, O3, O4, ON इन सबको देखा जाए तो ये जो बिंदु पथ है या जो रेखा पथ है, ये रेखा पथ क्या होता है, घूर्णन अक्ष होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने कण घूम रहे हैं उनके केंद्र जो है, जिन पथों पर कण घूम रहे हैं उन पथों के यदि आप लोग क्या देखो, केंद्र देखो, उन वर्तों के यदि आप लोग केंद्र देखो तो उन केंद्रों का बिंदु पथ जो आएगा वो बिंदु पथ क्या कहलाएगा, यहाँ पर घूर्णन अक्ष कहलाएगा। इस बिंदु पथ को ये अपने किस नाम से जानते हैं, इस बिंदु पथ को ये अपने घूर्णन अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोणीय वेग सभी का क्या होगा, समान होगा, परंतु जो रेखीय वेग है वो सभी का क्या होगा, असमान है, क्योंकि कोणीय विस्थापन सभी का समान है और रेखीय वेग सभी का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये बात देखना है आप लोग कि कोणीय विस्थापन जो सभी का आएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय जो विस्थापन आएगा और एक इसका कौन सा विस्थापन आएगा, रेखीय विस्थापन आएगा। एक तो कोणीय विस्थापन और एक इसका रेखीय विस्थापन, दो तरीके के क्या आएंगे यहाँ पर विस्थापन आएंगे। जिससे क्या होगा, इससे तो आपको मिलेगा कोणीय वेग ओमेगा और इससे आपको मिलेगा रेखीय वेग
v। तो एक तो आपके पास में आएगा कोणीय वेग ओमेगा और एक आपके पास में आएगा रेखीय वेग v। तो देखो कोणीय विस्थापन सभी का यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। कोणीय विस्थापन सभी का क्या होगा, समान होगा। यानी सभी जो है, यदि आपके पास में एक दृढ़ पिंड है और आप लोग इसे घुमा दोगे तो इसके जितने कण हैं ये क्या होंगे, समान कोण से घूम जाएंगे। ये तो आपको भी पता है, जैसे कि आपके पास में कोई भी दृढ़ पिंड है, ये वर्ताकार या त्रिभुजाकार या आयताकार किसी भी शेप का ये होता है आपके पास में। हालांकि ऐसे नहीं बनेंगे, ये 3D आकृति बनेगी जिसके अंदर घन बनेगा, घनाभ बनेगा, शंकु बनेगा और गोला बनेगा। तो ये किसी भी प्रकार का यदि आपके पास में पिंड होता है, ठीक है, और उस पिंड को यदि आप लोग घुमाते तो पिंड के अंदर जितने भी कण हैं वो किस कोण से घूमते। जैसे यहाँ पर ये दृढ़ पिंड है, यदि आप इसे घुमाओ तो ये कितने कोण से घुमा, θ1 से घुमा, तो ये भी θ1 से, ये भी θ1 से, ये भी क्या करेगा, θ1 से घूमेगा। यदि आप लोग इसे इस तरीके से घुमा दो तो जितने भी कण आपके घूम रहे हैं सभी के सभी किस कोण से घूम जाएंगे, θ1 कोण से घूम जाएंगे। यानी कोणीय विस्थापन सभी का क्या होगा, समान होगा। किसी भी दृढ़ पिंड को यदि आप लोग घुमाते हो तो कोणीय विस्थापन अपने पास में जो आएगा वो सभी का क्या होगा, समान होगा। यदि कोणीय विस्थापन सभी का समान है तो कोणीय वेग ओमेगा जो है वो भी क्या होगा, सभी का समान होगा। परंतु रेखीय वेग की अगर बात की जाए तो रेखीय वेग जो है वो सभी का क्या होगा, भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि जो रेखीय विस्थापन है, ठीक है, रेखीय विस्थापन सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, रेखीय विस्थापन जो अपने को प्राप्त होगा सभी का क्या प्राप्त होगा, अलग प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि सभी जो वर्त आपके पास में है, सभी वर्तों की त्रिज्याएं जो है वो आपके पास में क्या है, अलग प्राप्त हो रही है। तो सभी वर्तों की त्रिज्या अलग होने के कारण रेखीय विस्थापन अलग होगा और उससे रेखीय वेग जो है वो सभी पिंडों का आपको क्या प्राप्त होगा, सभी कणों का रेखीय वेग जो है आपको वो अलग प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपने यदि ये मान करके चले कि यहाँ पर आपके पास में कोई एक कण P है जो घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, और एक चक्कर पूरा करने में वो कितना विस्थापन तय करता है, 2 पाई रेडियन कोणीय विस्थापन तय करता है। कितना विस्थापन तय करता है, 2 पाई रेडियन कोणीय विस्थापन तय करता है। यदि अपने ये मान करके चलें कि जो हमारा पिंड है इसमें कोई बिंदु P है, मान लेते हैं, अपने इसमें है तो नहीं, सामने डायग्राम में तो नहीं है, अपने मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु P है, इसमें कोई बिंदु कौन सा है, कोई बिंदु P है। जो आपका दृढ़ पिंड है इसमें कोई बिंदु P है। ये बिंदु P जो है ये कौन सी पोजीशन पर है, तो ये R पोजीशन पर आपके पास में है। ठीक है, घूर्णन अक्ष से ये कितनी दूरी पर स्थित है, ये घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। और एक चक्कर पूरा करने पर कण का कोणीय विस्थापन कितना होगा, यदि एक चक्कर पूरा किया जाएगा, एक चक्कर पूरा होगा तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा, आप सभी जानते हैं, एक चक्कर में ये 360 डिग्री घूम जाएगा। एक चक्र में ये कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा। और यदि ये 360 डिग्री घूम जाता है तो इसका मतलब इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। ये इसका क्या है, कोणीय विस्थापन है। जिससे रेखीय विस्थापन यदि आप लोग देखो तो रेखीय विस्थापन देखिए कितना आएगा, रेखीय विस्थापन इसका, रेखीय विस्थापन आएगा इसका 2 पाई इंटू r। ठीक है, कितना आएगा, 2 पाई इंटू r। ये इसका क्या आ जाएगा, रेखीय विस्थापन आ जाएगा। और एक चक्कर पूरा करने में यदि इसे कितना समय लगता है, t समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है, तो कोणीय वेग का क्या सूत्र बनेगा, कोणीय वेग किसके बराबर आएगा, कोणीय वेग बराबर आएगा कोणीय विस्थापन बटे लगा समय। कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया। यानी ओमेगा किसके बराबर आ गया, 2 पाई अपॉन टी के बराबर आ गया। इसी तरीके से रेखीय वेग की यदि बात करें तो रेखीय वेग किसके बराबर आएगा, रेखीय वेग तो रेखीय वेग जो है वो आएगा 2 पाई r अपॉन टी के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2 पाई अपॉन टी जो है उसके बराबर आएगा। 2 पाई अपॉन टी यहाँ से देख सकते हो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो ये किसके बराबर, v के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल v अपॉन r जो है इसका सूत्र भी यहाँ से बन जाता है। यदि ओमेगा का आप लोग सूत्र यहाँ से निकालना चाहो तो ओमेगा किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा बराबर आ जाता है v अपॉन r के। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि v जो है वो किसके समानुपाती है, r के समानुपाती है। ठीक है, तो v जो है वो किसके समानुपाती आ रहा है, यहाँ से r के समानुपाती आ रहा है। इस फॉर्मूले से यदि देखा जाए तो v किसके बराबर है, ओमेगा r के इक्वल है। इसका मतलब v और r में क्या रिलेशन है, तो v और r एक दूसरे के समानुपाती है, यानी v समानुपाती r। तो
तो इससे आप लोग देख सकते हो कि जो कण का रेखीय वेग आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कण का रेखीय वेग जो है वो दूरी r पर डिपेंड कर रहा है। यदि दूरी r का मान बदल दिया जाए तो कण का रेखीय वेग जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पर कोणीय वेग में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोणीय वेग के अंदर स्मॉल r नहीं आ रहा है, तो स्मॉल r नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका सूत्र 2π/t है, ठीक है। लौटनी गति के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।